हेलो बालकों, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिसका मैं 9 लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 10 आपको पढ़ाने वाला हूं। कौन सा लेक्चर भाई? लेक्चर नंबर 10, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 10 आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मेरी जो मेन हेडिंग आज की है वह बालक है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। किसमें किसमें? वैद्युत। लिख लो, आप लोग लिखो जटाजट, फटाफट अपना स्टार्ट कर दो। ठीक, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना आज आपको पढ़ना है। आज 10वें लेक्चर में हम लोग वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में मैं तुलना पढ़ने वाला हूं। तो आप एक तरफ जल्दी से आप लोग लिखेंगे वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। एक तरफ आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं इन दोनों को आपको 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैद्युत मीन्स होता है आवेश। वैद्युत मीन्स क्या हमको पढ़ना है? आवेश। बल माने बल, इसका मतलब आवेश और आवेश, आवेश और आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? द्रव्यमान। किसके किसके बीच? द्रव्यमान और द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पहला कौन सा बल है बेटा? वैद्युत बल। वैद्युत बल में क्या होता है? आवेशों के बीच ना, दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। और द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आप पहला आप लोग लिख लो। वैद्युत बल में पहला क्या लिखोगे आप लोग? लिख लो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल में आ जाओ, क्या लिखोगे आप? द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, एक हो गया। ठीक, वैद्युत बल हम लोग आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वह कूलाम के नियम से प्राप्त करते हैं। और द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो न्यूटन के नियम से प्राप्त करते हैं। लिख लो। ठीक, लिख लो आवेशों। दूसरी पॉइंट में क्या लिखोगे? आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। क्या लिखोगे? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक, इस वाले में दूसरे में क्या लिखोगे? द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम से ज्ञात किया जाता है। न्यूटन के नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक, अब हम लोग लिख लेते हैं इनका सूत्र क्या होता है। कूलाम के नियम का फार्मूला क्या था? फार्मूला होता है, लिख लो, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पर चार्ज Q1 है, दूसरी पर चार्ज Q2 है, और बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है? स्मॉल r। अगर बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। इस वाले में आप क्या लेते हो? पहला आप लोग लेते हो, पहले पिंड पर जो द्रव्यमान लेते हो M1, और दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान हम लेते हैं M2। हम सपोज कर लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम अपने से कितना मान लेते हैं? स्मॉल r। तो इस नियम से जो बल का फार्मूला आता है वह आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। कूलाम के नियम से जो बल इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। इसको कूलाम के नियम में आप जाकर देखेंगे कि इसमें जो हमने टर्म इस्तेमाल किया वो क्या क्या है। ठीक, इसमें आ जाओ आप।
गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है, यह बराबर होता है कैपिटल जी द्रव्यमान m1 m2 अपान r का स्क्वायर। तो ये दोनों का फार्मूला है, यह बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान r का स्क्वायर। ई वाला चीज इसमें कांस्टेंट है और कैपिटल जी इसमें कांस्टेंट है। ठीक, तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, वैद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसे हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हम ना न्यूटन के नियम से ज्ञात करते हैं। तो कूलाम के नियम में बल का क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का क्या फार्मूला होता है, तो दिस इज। ठीक, न्यूटन के नियम से दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल का क्या फार्मूला होता है, तो ये आपके पास यहां पर है। ठीक, तो दो दो इनकी बेसिक पॉइंट हमने दो दो पढ़ लिए हैं। ठीक, अब आगे हम सेम यही चीज हमारा सेम चौक गिर गया। ठीक, तो सेम यही चीज हम फिर से आते हैं, वैद्युत ई वाले लाइन में कौन सा बल है, वैद्युत बल है, और इस वाले कॉलम में कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, तीसरी जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है कि वैद्युत बल में माध्यम का परावैद्युतांक के है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में के नहीं है। इस वाले में के है, इस वाले में के नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बालक यह है कि जो वैद्युत बल होता है वह माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम के परावैद्युतांक के पर निर्भर करता है। अब कहोगे सर जी आपको कैसे पता कि के पर यह निर्भर कर रहा है? अरे भाई, हमको ऐसे पता चला कि यह वाले फार्मूला में के है और इस वाले यह फार्मूला में के नहीं है, इसलिए हमको पता चला। तो आप क्या लिखोगे, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि आवेशों को अलग अलग माध्यम में ले जाकर रखेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल भी अलग अलग होगा। यानी दो आवेशों को अगर मैं हवा में रखा हूं तो उस बल का वैल्यू कुछ और होगा, फिर इसी अरेंजमेंट, इसी सिस्टम को हम इसमें कोई चेंजिंग न करके ले जाकर पानी में रख दे, जल में रख दे, वाटर में रख दे, तो इसके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल चेंज हो जाएगा। परंतु सेम यही अरेंजमेंट को हम ले जाकर रखें, पानी में रखें, तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या समझ में आए, तीसरी लाइन में क्या लिखोगे, लिख लो। क्या लिखोगे बेटा, बनाकर अपने से आप लोग बालक एकदम जल्दी से एकदम फायर ब्रिगेड हो जाओ। तो क्या लिखोगे, लिख लो, लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। क्या लिखोगे कि आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, देखो यही के से पता चला है, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल माध्यम के परावैद्युतांक के पर निर्भर करता है। आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल माध्यम के परावैद्युतांक के पर निर्भर करता है। जबकि तीसरे नंबर पर इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, द्रव्यमानों के बीच स्थित माध्यम, क्या लिखोगे, द्रव्यमानों के बीच स्थित, इसमें दूसरे वाले में क्या लिखोगे, लिख लो, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगर मैं द्रव्यमान की वैल्यू चेंज न करूं और इनके बीच की दूरी में चेंज न करूं और ले जाकर पानी में रखूं, तो जो बल हवा में, अगर हवा में, वायु में इनके बीच में F बराबर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो जल में भी उनके बीच F बराबर 100 न्यूटन का लगेगा, 100 न्यूटन का लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमानों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल आवेशों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। क्योंकि इसके फार्मूला में के प्रेजेंट है, इसके फार्मूला में के प्रेजेंट नहीं है। तो ये दो इसकी सबसे तीन हमने आपकी इसकी खास बात बता दिया। आगे अगला पॉइंट जो हम आपको लिखने वाले हैं, चौथे नंबर की जो पॉइंट है, हम ये पढ़े हैं बालक कि जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगाता है।
जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल कौन सा बल होता है बोलो, आकर्षण बल। यानी एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को केवल अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि आवेश में क्या पढ़े थे, एक आवेश दूसरी आवेश को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। तो इसमें क्या लिखोगे, लिख लो वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है। वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है। जबकि चौथा में इसमें क्या लिखोगे आप लोग बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। ठीक, वैद्युत बल में क्या लिखो, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल केवल कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक, इससे अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्यों हो रहा है, इसका मेन लाइन किसके पास जाता है, आवेश के पास। क्योंकि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्लस आवेश और एक माइनस। तो यहां पर क्या लिखोगे, लिख लो, एक लाइन इसमें और लिखो। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। ये वाले में क्या लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या लिखोगे, इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दूं कि बेटा तुम बताओ कि वैद्युत आवेश क्यों दो प्रकार का होता है, किस आधार पे आप कह सकते हो कि आवेश दो प्रकार का होता है, तो इसका आंसर क्या है कि आवेश और आवेश के बीच लगने वाला बल कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होता है। इससे सिद्ध होता है कि आवेश कितने प्रकार का संभव है, दो प्रकार का संभव है। जबकि जब गुरुत्वाकर्षण बल में हम द्रव्यमान को रखते केवल कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। इससे यह प्रूफ होता है कि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। आप कभी भी नहीं सुने होंगे कि ये धनात्मक द्रव्यमान है और ये ऋणात्मक द्रव्यमान है, कभी आप सुने नहीं हो। लेकिन आवेश प्लस आवेश भी आप सुने हो और माइनस आवेश भी आप सुने। ठीक, तो 4 पॉइंट आपका बहुत अच्छा था। पांचवा हम कंपैरिजन करते हैं कि पांचवा मेरे पास एक कंपैरिजन है कि वैद्युत बल भी संरक्षी बल होता है। कौन सा बल होता है, संरक्षी बल। और गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, संरक्षी बल होता है। ये तो 4 अंतर हो गया। अब इनमें क्या समानता है, ये वैद्युत बल संरक्षी बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल क्या होता है, क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया होगा, खैर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप पीछे मुड़कर जाकर पढ़िए। ठीक है, बात समझ में आया, तो इसका हम अब नहीं समझा रहे हैं। पांचवा, छठवां जो होता है इसमें भी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। इस वाले में भी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन। 1/r² को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन। इसका मतलब है वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो इस वाले में क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो ये भी संरक्षी बल होता है, ये भी संरक्षी बल होता है। बात समझे, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट है वैद्युत बल को केंद्रीय बल के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय बल, केंद्रीय बल, वैद्युत बल को भी केंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और सातवां इसमें भी, इसको भी हम केंद्रीय बल कहते हैं। इन दोनों बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, केंद्रीय बल के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनका कंपैरिजन है। पहला कंपैरिजन आप लोग जल्दी से बोलो, आवेशों के बीच लगने वाला बल है, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को न्यूटन के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक, वैद्युत बल माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल को भी संरक्षी बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को भी संरक्षी बल कहते हैं।
वैद्युत बल को भी केंद्रीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को भी केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। केंद्रीय बल क्या होता है? मान लो अगर तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े आपके स्फेरिकल पिंड हैं ना, तो हम इनका जो डिस्टेंस लेते हैं, अब कोई बच्चा द्रव्यमानों के बीच की दूरी यहाँ पे नाप सकता है, यहाँ पे, तो इजेक्ट हमको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इजेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो अलग अलग डिस्टेंस मिलेगा, तो बल का भी वैल्यू अलग अलग मिलेगा, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी हमारी गलती होने का बढ़ जाती है। इस आधार पे हम लोग अगर बहुत बड़े बड़े पिंड हैं तो हम द्रव्यमान तो मान लेते कि पूरे पिंड का द्रव्यमान उसके कहां पर है? सेंटर पर है। इस पूरे पिंड का द्रव्यमान हम मान लेते हैं उसके कहां पर है? सेंटर पर है। तो बीच की दूरी हम मीजर कहां से करते हैं? सेंटर से, केंद्र से मीजर करते हैं। इसलिए इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। इस बल को किस नाम से जानते हैं? केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। संरक्षी बल क्या होता है मैं बता भी देता हूं। अगर आप कोई भी बल लगाओ, बल लगाकर आपने वर्क किया, कार्य किया, और मिला जुलाकर कार्य का वैल्यू क्या गया? एक चक्कर आपने बल लगाकर आपने कार्य किया, तो आपके बल द्वारा जो किया गया टोटल वर्क आए, पूरा एक चक्कर का, एक ट्रिप का जो कार्य आता है, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे उस बल को संरक्षी बल कहते हैं। जैसे मैं किसी भी वस्तु को बल लगाकर ऊपर एक ऊंचाई तक मैं ले गया, ठीक, तो ले जाने में जो वर्क डन है, ठीक, वो वैल्यू जब ऊपर से नीचे आती तो ये वर्क डन दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो अब पूरा वर्क डन, पूरा एक चक्कर घूमने का जो वर्क डन आता है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। तो हम कहेंगे कि जो बल लगाकर हमने वर्क किया था उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल ये होता है कि यदि किसी वह बल जिसके द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में किया गया कार्य का मान शून्य हो जाता है। एक चक्कर पूरा, एक ट्रिप, एक चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में अगर मैंने किसी वस्तु पर बल लगाकर एक चक्कर कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद अगर मेरा वर्क डन W बराबर 0 आ गया है, तब हम कहेंगे इस बल को कौन सा बल कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। ठीक, तो ये संरक्षी बल होता है, ये भी संरक्षी बल होता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये भी केंद्रीय बल होता है, ये भी केंद्रीय बल होता है। तो ये सब इन सब में समानता है। और सबसे लास्ट वाली जो मैं 8वां पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं, अब आप हमको बस बता देना कि 8वें पॉइंट में हमको क्या पढ़ना है। आप बताओ वैद्युत बल आप किस क्लास में पढ़े हो? कहोगे सर जी मैं तो 12 में पढ़ा हूं। गुरुत्वाकर्षण बल किस क्लास में पढ़े? तो कहोगे सर जी ये मैं 11 में पढ़ा था, और या तो इससे भी पहले हम पढ़े थे, 9th में पढ़े थे। ठीक, तो अब बताओ तुम 11 में, मान लेते कि आप 11 में पढ़े हो, 9th आप बच्चे से भूल गए हो। ठीक, तो आप गुरुत्वाकर्षण बल किस क्लास में पढ़े? 11 में। वैद्युत बल किस क्लास में पढ़े? 12 में। तो 11 से बड़ा कौन होता है? 12। 11 से बड़ा 12। यही इसका मतलब है कि हम लोग, मतलब नहीं है आपको ट्रिक है कि जैसे 11 से बड़ा 12 होता है, वैसे वैद्युत बल बड़ा होता है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो वैद्युत बल याद करने का तरीका क्या है? वैद्युत बल हम 12 में पढ़े थे, तो गुरुत्वाकर्षण बल 11 में पढ़े थे, 11 से बड़ा 12, तो 12 वाला जो आइटम है उसको बड़ा करना है किससे? 11 वाले से। तो वैद्युत बल, तो यहाँ 8वीं पॉइंट आप क्या लिखोगे? वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। और इस वाले में क्या लिखोगे? गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से दुर्बल होता है। ठीक, तो इस तरीके से बालक वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में जो तुलना था खत्म हुआ। मैं एक बार 1 मिनट के अंदर फिर से रिवाइज करता हूं, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। बोलो क्या होता है? आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है, जबकि द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल न्यूटन के नियम से ज्ञात किया जाता है। वैद्युत बल माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ गई? आगे अगला क्या है? वैद्युत बल प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल इसकी तुलना में दुर्बल होता है। वैद्युत बल
को भी हम संरक्षी बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को भी संरक्षी बल कहते हैं, इसको वैद्युत बल को भी केंद्रीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को भी केंद्रीय बल कहते हैं। वैद्युत बल भी कूलाम के नियम का व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक, बात समझ में आ गया। और एक नौवीं जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, एक और पॉइंट में इसमें मुझे ध्यान में भी आ गया है, ध्यान समझना। अगर मेरे पास दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, हम मान लेते हैं F बराबर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। एक में तीसरा आवेश अगर मैं ला दूं, तो अब इस तीसरा आवेश Q3 में ला दिया, तो Q1 और Q3 के बीच में भी Q1 Q3 के बीच में भी बल लगेगा, परंतु इन दोनों के बीच लगने वाले बल के वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी कि दो लोगों के बीच में पहले से बल लग रहा था और किसी तीसरे का जब प्रेजेंटेशन आ गया तो तीसरा वाला भी बल लगाएगा, Q1 पर भी लगाएगा और Q2 पर भी लगाएगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में जो पहले से संबंध था वो संबंध बरकरार रहेगा। जैसे ये बेटा है, ये माँ है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बेटा और माँ का है, लेकिन ये अगर इस बेटे का मेहरारू आ गई तो इसके बीच में जो संबंध है हस्बैंड और वाइफ का बन चुका है, लेकिन क्या इनका संबंध बिगड़ जाएगा? तो क्या यह बेटा और माँ के जगह पर कोई दूसरा संबंध तो बनेगा नहीं ना, तो इनके और इनके बीच में संबंध क्या रहेगा? बेटा और माँ का। तो बात समझ में आया? तो बात मिला जुला कर यह है बालक, अगर दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है, ठीक, तो अगर उसके पास कोई तीसरा आवेशित रख दिया जाए तो वो भी तीसरा आवेशित भी बल लगाएगा, परंतु पहले से स्थित आवेशों के बीच जो बल लग रहा था उस बल के मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो ये है। तो इसको क्या लिखोगे कि अपने भाषा में आप लोग क्या लिखोगे? दो ना किसी अन्य लिख लो, क्या लिखोगे बोलो? किसी अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण, किसी अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण ना दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से क्या लिखोगे? किसी अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सेम लॉजिक यहां पर भी है कि दो द्रव्य किसी अन्य द्रव्यमान की उपस्थिति के कारण दो द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी आपको 9 हमने कंपैरिजन में 9 पॉइंट आपको बता दिए हैं। ठीक, अब मैं एक नोट पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उस नोट पॉइंट में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे बालक? हम क्या पढ़ेंगे? कच्चा बाबा का नाम लेकर के गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। नोट पॉइंट में हमें 3 पॉइंट हमको पढ़ना है, एक ए पढ़ना है, एक बी पढ़ना है, एक सी पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, एक हमको पढ़ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल, एक हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल। तो जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जब मैं वैल्यू निकाला तो वैद्युत बल कौन सा बल है? प्रबल बल। तो कितना प्रबल है? तो 10 के पावर 36 गुना लगभग प्रबल होता है। यानी कि क्या लिखोगे? वैद्युत बल के सामने क्या लिखोगे? 10 के पावर 36। वैद्युत बल को 10 के पावर 36 गुना से बड़ा करोगे तो Fg के सामने क्या लिखोगे? इसको नीचे लाओगे तब 36 से -36 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 1/10 के पावर -36। क्लियर है? तो आप इसको क्या लैंग्वेज में इस्तेमाल लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखो जल्दी से, एकदम स्टार्ट कर दो। क्या लिखोगे? दो प्रोटॉनों के बीच क्या लिखोगे? क्या है? प्रोटॉन और प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के घात पर 36 गुना प्रबल होता है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के घात पर 36 गुना प्रबल होता है। आगे जब मैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में वैद्युत बल निकाला
और साथ ही साथ मैंने गुरुत्वाकर्षण बल भी निकाला। तो 36 में 3 जोड़ो तो 10 के घात पर 39, कितना 10 के घात पर 39 गुना प्रबल पाया। तो क्या लिखोगे, वो एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल। ये कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के घात पर 39 गुना प्रबल होता है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच मैंने वैद्युत बल निकाला और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में मैंने गुरुत्वाकर्षण बल मैंने फिर से निकाला। एक बार और मैंने प्रैक्टिकल किया तो F बराबर 36 में 3 जोड़ 39, 39 में 3 जोड़ 42, या इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं लगभग 43। किसी किसी किताब में 42 देता है, किसी किताब में 43 देता है, तो 42-43 का अभ्यास कर लेंगे। तब कैसे याद करोगे, प्रोटॉन 36, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 36 3 39, इलेक्ट्रॉन 39 3 42 या 43। ठीक, तो F बराबर क्या होगा 10 के पावर 42 या 43। तो याद कर लो, क्या याद करोगे 36 39 43, क्या 36 39 36 3 39 39 3 42 या 43। ठीक, पहले नंबर पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक, कौन बड़ा होता है, वैद्युत बल प्रबल होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। ठीक, तो इस तरीके से कच्चा बउआ का नाम लेकर धन्यवाद हम करते हैं। आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, 10 लेक्चर मेरा खत्म हो गया है। ठीक।